यस। नाउ पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2, पॉलीमरेज 3, अगर हम लोग टर्मिनेशन को प्रोकैरियोटिक सेल के टर्मिनेशन से अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को अच्छे से पता है कि प्रोकैरियोट में दो तरह के टर्मिनेशंस हो रहे थे, एक इंट्रिंसिक फैक्टर था और एक रो डिपेंडेंट थे। यस और यस सर। इंट्रिंसिक फैक्टर में कुछ सीक्वेंसेस ऐसे थे जिनका ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद में वो हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बना रहे थे, and this hairpin was almost kind of for the termination of signal for the termination of uh, signal for the termination of the transcription। ये आपके इंट्रिंसिक फैक्टर थे, जबकि एक्सट्रिंसिक फैक्टर या रो डिपेंडेंट में थे कि रट प्रोटीन, सॉरी मैंने रो ये होगा, रट प्रोटीन्स, रट जीन्स जो थे जहां से ये प्रोटीन जाकर के बाइंड कर जाते थे, एंड डिसोसिएशन ऑफ ऑल आरएनए या एमआरएनए, साथ ही डीएनए का एमआरएनए से और आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, इन सारे को ही वहां से रिमूव कर देने का काम कर दे रहे थे। सो दीज वेयर द टू फैक्टर्स which were causing the termination of transcription in prokaryotes। yes or no? यस सर। ठीक है, लेकिन यूकैरियोट में क्या होता है कि यूकैरियोट में टर्मिनेशन कैसे होगा ये डिपेंड होता है कि किस तरीके के आरएनए पॉलीमरेज का वहां पे यूज किया जा रहा होता है। So in eukaryotes, the termination depends in the type of polymerases utilized। तो आपको पता है कि हमारे ट्रांसक्रिप्शन जो है प्रोकैरियोट के कंपैरिजन में यूकैरियोट में हर अलग अलग तरह के आरएनए के लिए अलग अलग तरीके का आरएनए पॉलीमरेज को यूज किया गया। ठीक इसीलिए क्या किया गया यहाँ पे कि जितने भी यूकैरियोट्स हैं, ठीक है, उनमें किस तरह के आरएनए पॉलीमरेज को यूज किया गया है उसके हिसाब से टर्मिनेशन या उसका प्रोसीड्यूर बिल्कुल अलग होता है। अब जिसमें एक एक करके हम लोग देखेंगे। आरएनए पॉलीमरेज 1 ये किस तरह के एमआरएनए के लिए, किस तरह के आरएनए के लिए रिस्पॉन्सिबल थे? आरएनए पॉलीमरेज 3 ये किस तरह के आरएनए के लिए? यही सब गैप्स होते हैं जिस वक्त में जब आपको पढ़ाया जा रहा होता है या आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपको सिंपली ये नहीं जानना है कि आरएनए पॉलीमरेज जीन टर्मिनेशन के लिए किस तरीके से होता है। उस वक्त आप अपने आप को रिवाइज कीजिए कि आरएनए पॉलीमरेज टीआरएनए के लिए थे कि राइबोसोमल आरएनए के लिए थे, आरएनए पॉलीमरेज 3 टीआरएनए थे या राइबोसोमल थे, आरएनए पॉलीमरेज 2 तो आपको पता है कि डिटेल में पढ़ाया गया है कि एमआरएनए और एसएनआरएनए के लिए, तो बचते राइबोसोमल और टीआरएनए हैं। तो आप इसको एक बार के लिए देख लीजिए कि राइबोसोमल आरएनए से कौन बन रहे हैं, टीआरएनए से कौन से बन रहे हैं। थोड़ा सा इसको बस रिवाइज कर लीजिएगा, अभी बता देंगे लेकिन कोई फायदा नहीं, इसलिए आप थोड़ा रिवाइज कर लेना। So RNA polymerase 1 gene termination is done using the termination factor just like row dependent termination in the bacteria। तो बैक्टीरिया में जो रो फैक्टर थे ठीक उसी तरह से टर्मिनेशन 1 पॉलीमरेज 1 के लिए जो है उनके लिए भी फैक्टर्स पाए जाते हैं जो बिल्कुल उसी तरह से काम करते हैं रो डिपेंडेंट की तरह। इसमें भी कुछ जीन सीक्वेंस पाए जाएंगे जहां पे ये फैक्टर जाके बाइंड करेंगे और डीएनए से आरएनए को सेपरेट कर देने का काम करेंगे और साथ ही साथ में पॉलीमरेज को भी सेपरेट कर देने का काम करते हैं। तो पॉलीमरेज 1 जीन का टर्मिनेशन फैक्टर्स के तौर पे काम करना जो कि बिल्कुल उसी तरह से होता है जो रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन हुआ था बैक्टीरिया में, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी टर्मिनेशन होता है। रो डिपेंडेंट के लिए एक बार फिर से जाइए टर्मिनेशन इन ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, उसको एक बार जाकर के रिवाइज कीजिए स्लाइड्स में जो दिया गया हुआ है। पॉलीमरेज 3 टर्मिनेशन के लिए आ जाइए। ये जो भी आरएनए बना रहे हैं इट टेक्स प्लेस बाय द ट्रांसक्राइबिंग द टर्मिनेशन सीक्वेंसेस दैट इज पॉलीयूरासिल स्ट्रेच जस्ट लाइक द रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। उस वक्त में पॉलीयूरासिल जो है वो यूकैरियोट में किया जा रहा था, यहाँ पे क्या हो रहे थे आपके हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर थे और कुछ पॉलीयूरासिल यहाँ पे भी हो रहे थे, लेकिन हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर बनना कंपल्सरी था। यूकैरियोट में होते हैं कि जीन के एंड में लगातार एडेनिन रेसिड्यूज पाए जा रहे होते हैं। इसका भी कारण क्या है कि पॉली ए टेल जीन के एंड में पाया जाना होता है, सॉरी पॉली ए टेल बोल रहा हूँ, पॉली ए पाए जा रहे होते हैं सीक्वेंसेस जिसके ट्रांसक्रिप्शन के बाद में अगर लगातार यूरासिल 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 एमआरएनए में ऐड किया जा रहा होता है तो ये एक सिग्नल के तौर पे फिर काम करेगा जिसमें रो डिपेंडेंट फैक्टर यानी रो डेल्टा बार बार ड्रॉ कर देना पता नहीं क्यों, रो डिपेंडेंट फैक्टर जो होते हैं
उनसे थोड़ा सा हट करके था कि इंट्रिंसिक सीक्वेंसेस है जिसके ट्रांसक्रिप्शन के बाद में टर्मिनेशन हो जाता है। यस और नो? Yes, sir. नाउ Yes, sir. नाउ द पॉलीमरेज 2 जो एमआरएनए के लिए रिस्पॉन्सिबल, हमारे अभी जिसका सारा इनिशिएशन हम लोग डिस्कस किए हुए थे, तो पॉलीमरेज 2 टर्मिनेशन इज मोस्ट protein coded या coding genes is functionally coupled with the RNA processing event in which the 3' end of the nascent transcript सर साउंड नहीं undergoes। आ रहा है कुछ। मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है sir. थोड़ा भी साउंड नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं सुना है। फिर से इस चीज को रिपीट करते हैं दैट पॉलीमरेज 2 का टर्मिनेशन जो है वो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, यानी कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है जिससे जुड़ा हुआ होता है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन कहने का क्या मतलब है कि यूकैरियोट में, एक सेकंड में इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। मॉडिफिकेशन यूकैरियोट्स में क्या होते हैं कि एमआरएनए बन जाने के बाद 3' एंड पे, एमआरएनए बन जाने के बाद 3' एंड पे कुछ रेसिड्यूज को ऐड किया जाता है, न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यूज, और ये मॉडिफिकेशन ट्रांसक्रिप्शन के बाद शुरू होते हैं, जिसमें ये चीज लिखा गया है कि 5' पे कैपिंग किया जाता है। इसके जस्ट बाद का टॉपिक वही है, 5' कैपिंग और 3' पॉलीएडेनाइलेशन, और 3' एंड पे पॉलीएडेनाइलेशन स्टार्ट किया जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी फैक्टर्स और प्रोटीन्स पॉलीएडेनाइलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं 3' एंड पे, वो क्या करते हैं, उन्हीं के बारे में यहाँ पे दिया गया हुआ है कि पॉलीमरेज 2 टर्मिनेशन ऑफ मोस्ट प्रोटीन कोडिंग जीन्स is functionally coupled with the RNA processing event, यानी 3' एंड पे अंतिम न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाने के बाद वो तुरंत वहां पे प्रोसेसिंग करना होता है, in which the 3' end of the nascent transcript undergoes the cleavage and polyadenylation। तो nascent mRNA बन जाने के बाद में उसमें 3' एंड पे क्लीवेज भी होता है, साथ ही साथ में इसमें से इंट्रॉन्स को हटाया जाता है, एक्सॉन्स को ऐड कर दिया जाता है। कई सारे इवेंट होते हैं जो इससे जुड़े हुए हैं एमआरएनए प्रोसेसिंग के। तो एमआरएनए सिंथेसिस होने के बाद में तुरंत इनको ऐड किया जाता है ताकि इसका न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट किया जा सके प्रोटीन सिंथेसिस के। तो ये सारे इवेंट जुड़े हुए हैं। जैसे ही आपका एमआरएनए का एक सफिशिएंट लेंथ, जब आप ओल्डन प्राइमरोज में पढ़िएगा तो वहां लिखा हुआ है व्हेन अ सफिशिएंट लेंथ ऑफ एमआरएनए हैज बीन सिंथेसाइज्ड, this mRNA processing event and the machinery gets attached at the end of 3' end of the mRNA for the processing of this mRNA to make it ready for the protein synthesis। ये वाटसन्स की बुक जो है उसमें ये चीजें वहां पे लिखी हुई है कि जब आपके पास एनफ लेंथ है और अगर उसकी सिंथेसिस हो चुकी हुई है तो वो क्या करते हैं कि चूंकि इसमें जो भी मॉडिफिकेशन होना है उससे जुड़े हुए जितने भी प्रोटीन्स होते हैं वो 3' एंड पे आकर के अटैच करेंगे और मॉडिफिकेशन को इमीडिएटली स्टार्ट कर देंगे। किसी भी तरीके से मैं आने वाले क्लास का एक आउटलाइन आपको दे देता हूँ कि 5' कैपिंग और 3' पॉलीएडेनाइलेशन जो है उसका रिक्वायरमेंट क्या होता है। ऐसा देखा गया हुआ है कि अगर आप 3' पॉली ए टेल को जो मॉडिफिकेशन में ऐड किया गया, सपोज कर लो कि दिस इज योर एमआरएनए, मान के चलिए कि ये आपका एमआरएनए। अब इसके 3' एंड पे एडेनिन 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 रेसिड्यूज को ऐड किया गया है, 5' एंड पे 7 मिथाइल गुआनोसिन को ऐड किया गया, वो भी 5' एडिशन पे 5' 3' पे, जो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगर इस तरीके का पॉलीएडेनाइलेशन में अगर आप 3' एंड के पॉली ए टेल को जैसे ही हटाइएगा, इट अनस्टेबलाइजेस, ठीक है, इट अनस्टेबलाइजेस द एमआरएनए स्ट्रक्चर, यानी एमआरएनए का स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाता है और कहीं ना कहीं ये क्लीवेज होने लगेगा और इसके कई सारे छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो टूटने शुरू हो जाते हैं। तो ये बताया गया कि पॉली ए टेल जो होता है
वो आपके एमआरएनए के स्ट्रक्चर के लिए, एमआरएनए के स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसलिए सेल जो है, द मोमेंट एमआरएनए कंप्लीट होने वाला होता है सिंथेसाइज होकर के, हमारे सेल यहाँ पे पॉली ए टेल को ऐड कर देता है। समझ में आएगा? ठीक है, इसलिए ये कहा गया कि ये पूरी की पूरी मैकेनरी जो है एमआरएनए प्रोसेसिंग की पूरी मैकेनरी टर्मिनेशन से जुड़ी हुई। सो व्हेन enough length of mRNA या RNA has been synthesized by RNA polymerase, ये जो आपके RNA प्रोसेसिंग इवेंट है उससे जुड़े हुए जितने भी प्रोटीन्स होते हैं वो 3 प्राइम एंड पे आ करके और टर्मिनेशन को कॉज करें। दे विल कॉज द टर्मिनेशन ऑफ योर आरएनए। बायोलॉजिकली जो सेल अपने ट्रांसक्रिप्शन को रोक रहे होते हैं, इसके साथ साथ में कुछ एंटीबायोटिक्स एंड केमिकल्स हैं जो आपके टर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक्स काम करता है। यानी आप जो एज ए मेडिसिन ले रहे होते हो वो पैथोजेनिक ट्रांसक्रिप्शन को रोकने का काम करता है और देयर बाय आपके अंदर जो इन्फेक्शन हो रहा होता है वो उससे आपको बचाने का काम करते हैं। इसके बारे में सिर्फ एक स्लाइड दिया गया हुआ है। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर ऑनर्स क्लास, ठीक है, लेकिन ये एक्स्ट्रा कुछ टॉपिक है जो मैंने ऐड कर दिया हुआ है। यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। दैट रिफाम्पिसिन एंड एक्टिनोमाइसिन, they are the two antibiotics that inhibit the transcription। तो सबसे जो एक्टिनोमाइसिन और रिफैम्पिसिन जो है, ये दो ऐसे एंटीबायोटिक हैं जो आपके ट्रांसक्रिप्शन मोड ऑफ एक्शन ऑफ, ये पढ़िए मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक पढ़िएगा कि हर एंटीबायोटिक किस तरीके से काम करते हैं। कुछ एंटीबायोटिक हैं जो आरएनए पॉलीमरेज के बाइंडिंग वाले जगह पे जाके बाइंड कर जाते हैं इनहिबिटर के तौर पे। कुछ एंटीबायोटिक ऐसे होते हैं जो आरएनए पॉलीमरेज के बाइंड करने के बाद में उसको +1 के आगे, आप +1 के आगे जाने ही नहीं देते हैं। कुछ एंटीबायोटिक ऐसे होते हैं जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन को तोड़ देते हैं और वो सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस दोबारा से नहीं करने देते हैं। तो ये सब कुछ कुछ मोड ऑफ एक्शन है एंटीबायोटिक का, वो आप पढ़िएगा तो आपको फिर ये होगा। तो हम लोग यहाँ सिर्फ वही देख रहे हैं जो ट्रांसक्रिप्शन को एक्शन से रोकने का काम कर रहा है। तो रिफैम्पिसिन इज अ सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ रिफामाइसिन। तो रिफामाइसिन एक नेचुरल प्रोडक्ट होता है किसी भी एक्टिनोबैक्टीरिया या स्ट्रेप्टोमाइसिटिस का, एक ये है नेचुरल प्रोडक्ट होता है। फिर हम लोग इसमें केमिकल मॉडिफिकेशन करके रिफैम्पिसिन बनाने का काम करते हैं। कैसे काम करेगा? इट बाइंड्स टू अ पॉकेट ऑफ बीटा सबयूनिट एंड ब्लॉक्स द इलोंगेशन। तो आपके पास अल्फा अल्फा बीटा बीटा प्राइम ओमेगा और सिग्मा सबयूनिट थे, तो ये बीटा सबयूनिट के पॉकेट से अटैच करते हैं और आपके मॉडिफिकेशन करके ये यहाँ से आगे इलोंगेशन नहीं करने देता है। यानी अब आपका ये पॉलीमरेज जो है वो काम आपका नहीं करेगा। एक्टिनोमाइसिन डी, they bind tightly to the tightly and especially to the double helical DNA and prevent it from being template for या for होना चाहिए, pro लिखा गया हुआ for transcription। यानी इनिशिएशन के ही समय जब डबल स्टैंडर्ड डीएनए +1 साइट का जो है ये केमिकल जाके बाइंड करेंगे और इनका मेल्टिंग नहीं करने देता है और फाइनली ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए टेम्पलेट के तौर पे अवेलेबल नहीं हो पाते। सो इट डज नॉट बाइंड टू अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, यानी अगर डीएनए की ओपनिंग हो चुकी है तब ये नहीं काम करेगा, आरएनए से नहीं बाइंड करेगा, डीएनए और आरएनए के हाइब्रिड पे भी नहीं बाइंड करेगा। तो बिल्कुल बिगिनिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के समय में ही ये एंटीबायोटिक काम करते हैं। ठीक है, अब अगला है फेनोक्साजोन रिंग सिस्टम ऑफ एक्टिनोमाइसिन डी। They intercalates between the adjacent GC base pair and because of their hydrophobic nature, और ये क्या, ये केमिकल क्या करते हैं कि अगर आपके जीसी बेस पेयरिंग हो रही ट्रिपल बॉन्ड की, तो ये केमिकल बीच में आकर के अपने आप को अटैच कर देने का काम करते हैं। अब इससे क्या होगा, इसका मेल्टिंग नहीं हो पाएगा, जो आपके जीसी बेस पेयरिंग है वो ट्रांसक्रिप्शन के समय सेपरेशन नहीं हो पाएगा और आपके जो भी इंजाइम है वो इसके आगे मूव ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब इससे क्या होगा, बाय डिफॉर्मेशन ऑफ हेलिक्स कॉज्ड बाय इंटरकलेशन। अब आपका हेलिक्स डिफॉर्म कर चुका हुआ है इंटरकलेशन के चलते और आप पॉलीमरेज जो है वो आपका काम नहीं करेगा। बाय प्रिवेंटिंग द एक्टिविटी ऑफ टोपोआइसोमरेज ड्यू टू द बाइंडिंग ऑफ अ पेप्टाइड लैक्टोन्स विद द माइनर ग्रुप। तो अगर आप
यहाँ पे कोई इवेंट हो रहा है, सपोज कर लीजिए कि आपके डीएनए में ये एज अ टेम्पलेट काम कर रहे हैं और यहाँ जीसी है, तो आपको भी मालूम है कि टोपोआइसोमरेज एक्टिविटी में सिंगल या डबल निक प्रोड्यूस करके एक्स्ट्रा टेंशन को रिमूव करने का काम किया जा रहा है। लेकिन चूंकि ये एंटीबायोटिक जो है वो क्या किए हैं, जीसी के बीच में इंटरकलेक्ट किए हुए हैं, तो ये टोपोआइसोमरेज एक्टिविटी को भी काम करने नहीं देंगे। और ये जो है आपके एंटीबायोटिक है, इट इज यूज्ड फॉर द बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स टू इनहिबिट द ट्रांसक्रिप्शन। तो ये यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को भी रोकने का काम करते हैं डिजीज स्पेसिफिक। ठीक है, कुछ डिजीज के बारे में जानिए जहाँ पे फिनोक्साजोन जो है वो यूज किया जाता है एज एन एंटीबायोटिक, ताकि आप ट्रांसक्रिप्शन को वहां पे रोका जा सके। तो इसके पहले वाला जो टर्मिनेशन था वो बायोलॉजिकल मेथड था कि किस तरीके से सेल जो है अपने ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करने का काम करते हैं। साथ ही साथ में आपके पास कुछ ड्रग्स का एग्जाम्पल भी मैंने कोट कर दिया है, जिसमें ये चीज बताया गया हुआ है कि ये एंटीबायोटिक किस तरीके से अपने आप को यूज करते हैं। आप किसी भी सेल, माइक्रोब हो या किसी भी यूकैरियोटिक सेल हो, उसको टर्मिनेशन पे, यस और ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट कर, यस और